वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या 1 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हमने आंसर से MCQ लिए, ध्यान रखना। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या। इसका सी लगा दीजिए, 36 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए फिर देखिए, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जरा बताना हमें। उसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, ए होगा यहाँ पर। फिर देखिए, निम्न में से कौन कूट फल है, रट लेना का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कूट फल। ठीक है, निम्न में से कौन सा कूट फल है यहाँ पर, कूट फल कौन सा होगा, रटा होना चाहिए, सेब होता है। क्या होता है, सेब। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय भ्रूण विज्ञानी के जनक हैं यहाँ पर। भारतीय भ्रूण विज्ञानी के जनक आपने पढ़ा होगा पाठ। ठीक है, कौन थे जनक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, महेश्वरी। ठीक है, महेश्वरी थे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास है, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोष की कोशिकाएं क्या होती हैं जरा बताना यहाँ पर। भ्रूण पोष की कोशिकाएं यहाँ पर बतानी है, क्या बतानी है, कोशिकाएं। इसका ये लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, त्रिगुणित। क्या होंगी, त्रिगुणित होती हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती हैं, त्रिगुणित। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास छठा क्वेश्चन यहाँ पर। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होते हैं, किसमें कीट परागण होते हैं, बताइए यहाँ पर छठा, या इसको कमेंट में आप बताना यहाँ पर। लेकिन निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होते हैं, बताइए छठे का यहाँ पर। छठे का इसका ए होगा यहाँ पर, क्या होगा, अंजीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही लगा लीजिए, इसका बी ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सातवां देखेंगे हम। सातवां देखिए, द्विनिषेचन क्रिया होती है, बताना जरा किसमें होती है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, इनकी इसमें लगा दीजिए, आवर्त बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। फिर ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन सा एक आभासी फल नहीं है। डी, क्या होगा, आम। क्या होगा, आम। ठीक है, फिर देखिए, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, घास परिवार में बीज पत्र को हम क्या कहते हैं, बताइए यहाँ पर। ए यानी कि प्रशल्क। क्या कहते हैं, प्रशल्क। ठीक है, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, कितने होने चाहिए यहाँ पर, 200 जौ के 200 दाने बनाने के लिए। ठीक, बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, इसको याद कर लेना आप। इसके यहाँ पर इसके ये लगा लीजिए 250 होंगे, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, स्त्रियों के आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र मतलब कि मेंस्ट्रुअल। ठीक है, साइकिल सामान्यतः होता है यहाँ पर, कितना होता है यहाँ पर, इसका 28 से 29 दिन होता है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। फिर देखिए, क्या पुरुष से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, पुरुष से क्या संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, ए लगा दिए, बेस यानी कि बेसेकेटोमी। ठीक है, बेसेकेटोमी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, बेसेकेटोमी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ए ही लगा लीजिए यहाँ पर, ए ही। फिर देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर। फिर हमारे पास है 13वां, देखिए, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में शुभ निषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात होगा। क्या होगा, प्ररूपी अनुपात, इसका ए वाला होगा, यानी कि 1:2:1। ठीक है, ए होगा आपने। ठीक है, ए वाला होगा यहाँ पर, 1:2:1 होगा यहाँ पर। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, मालूम हो कितने जीन्स प्राप्त होते हैं संतान से यहाँ पर। इसका ए लगा लिए, 50% होता है, हाफ होता है यहाँ पर 50%। ठीक है, फिर देखिए, सर्वाधिक दाता किस रक्त का वर्ग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, आया हुआ था, यानी कि ओ दात, ओ होता है, क्या होता है, ओ ग्रुप होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, ओ होगा इसका। ठीक है, ये डी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जन्मजात उपाचाई त्रुटि है यहाँ पर। ठीक है, जन्मजात उपाचाई त्रुटि है यहाँ पर, बताइए 16वें का क्या होगा यहाँ पर, 16वें का ए होगा यहाँ पर। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा यहाँ पर। ठीक है, 16वें का क्या होगा यहाँ पर, ए होगा। फिर देखिए, द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात क्या होता है, द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात यहाँ पर बताना है हमें। ठीक है, इसका क्या होगा, चौथा होगा, 1:1:1:1:1, यानी 4 बार 1 अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। फिर देखिए, मेंडल के द्विसंकर संकरण पर फिनोटिपिक अनुपात है यहाँ पर। ठीक है, फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर। ठीक है, 3 यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात यहाँ पर बताना है यहाँ पर। मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक ए लगा लीजिए यहाँ पर, यही होगा यहाँ पर, फिनोटाइपिक अनुपात यहाँ पर क्या होगा, यही होगा, इसमें यही टिक कर लीजिए आप। ठीक है, क्या कर लीजिए, इसी को टिक कर लीजिए। ठीक है, ए ही होगा इसका, क्या होगा, ए। फिर देखिए, मधुमक्खी में नर का विकास होता है, बताइए किसमें होता है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है यहाँ पर।
बताइए यहाँ पर, यानी कि निषेचित अंडे में अनिषेचित अंडे से, ठीक है, ए बी दोनों होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, दोनों होगा। फिर देखिए गुणसूत्रों का निर्माण होता है यहाँ पर, गुणसूत्रों का निर्माण किसमें होता है बताइए यहाँ पर, गुणसूत्रों का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, इसमें भी लगा लीजिए यही होगा। देखिए तुक्का मारने का भी तरीका बता देते हैं आपको। देखिए ज़्यादातर दोनों दिया जाए तो दोनों पट्टी को मारना, बहुत ज़्यादा चांस है, 99% दोनों होते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखिए अनुनिम्नलय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, क्या परागण के इस प्रकार को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत बार हर साल क्वेश्चन आने वाला है, देखिए आप उठा लेना, पिछले सालों के पेपर हर सेट में मिलेगा ये। देखिए अनुनिम्नलय परागणी या निम्नलिखित पुष्प कभी ना खिलने वाले द्विलिंगी पुष्प होते हैं, क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ध्यान रखना। अनुनिम्नलय क्या होते हैं, अनुनिम्नलिखित परागणी या निम्नलिखित पुष्प कभी ना, ठीक है, कभी ना खिलने वाले द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इनके परागोश व वर्तिकांक एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, इनके परागोश और वर्तिकांक क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट स्थित होते हैं। ये सदैव यानी कि हमेशा बंद रहते हैं, क्या रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। इनमें सदैव सुपरागण होता है, इसमें क्या होता है, सुपरागण होता है, इसे निम्नलित कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे निम्नलिता कहते हैं यहाँ पर, क्या निम्नलिता, ये लिख लीजिए, निम्नलिता कहते हैं। उदाहरण लीजिए कन कोआ, या लिख सकते हैं कोमेन, इसे कोमेलीना भी कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, इसे कोमेलीना भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ है नहीं यहाँ पर, पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर, थ्योरेटिकल इनको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर देखिए परागोश के परागण किसमें भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, परागोश के परागण किसमें भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतर परत टेपेटम, ठीक है, टेपेटम कहलाती है, क्या कहलाती है, टेपेटम कहलाती है। इस परत की कोशिकाएं विकसित होते, ठीक है, विकसित होते परागणों को पोषण प्रदान करती हैं, क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती है। यह परागणों के बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायता करती हैं, क्या करते हैं, बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायता करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है, परागोश के परागण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतर परत टेपेटम कहलाती है। इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागणों के पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है, यह परागणों के बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायता करती हैं यहाँ पर, ठीक है, सहायता करती हैं, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, नोट करते रहना, इन सबको स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत मेहनत लगी इनको लिखने में, अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत आने की 100% चांस है। यानी कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए भ्रूणपोष की दो ध्रुवीय कोशिकाओं के मिलने से द्वितीयक केंद्रक बनता है, क्या बनता है, द्वितीयक केंद्रक बनता है, ठीक है। द्वितीयक केंद्रक नर युग्म से संलयन द्वारा भ्रूणपोष का केंद्रक निर्माण करता है, क्या करता है, भ्रूणपोष का क्या करता है, केंद्रक निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित 3x होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 3x होती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर भ्रूणपोष की दो ध्रुवीय कोशिकाएं मिलने से, ठीक है, भ्रूणपोष की क्या होती है, दो ध्रुवीय कोशिकाएं मिलने से द्वितीयक केंद्रक बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, द्वितीयक केंद्रक बनता है। द्वितीयक केंद्रक नर युग्म से संलयन द्वारा भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। इसके फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, त्रिगुणित होती है। यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं, थ्योरेटिकल बात पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आसंजन, ठीक है, एम्पोमिक्सिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी दीजिए। देखिए आसंजन, ठीक है, बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया आसंजनन कहलाती है, ठीक है, बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, बिना निषेचन के बीज का जो निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया होती है आसंजनन कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में करते हैं लैंगिक जनन को कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया। आसंजनन से उत्पन्न पादप आसंजनित कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं आसंजनित कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मज संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसकी खोज विकलर ने की थी, क्या कहती, विकलर ने की थी, ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है, डेडोलियन घास, एस्टोरेसी फैमिली, रेडियोसी फैमिली आदि के पौधे, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया आसंजनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया है। आसंजनन से उत्पन्न पादप आसंजनित कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में युग्मज संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसकी खोज विकलन ने की थी यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए एग्जाम्पल। 5वां क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ठीक है, नोट करते रहना।
फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बहुभ्रूणता देखिए क्या होती है। देखिए ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने क्या कहता है, सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है। एक बीज में क्या होता है? एक भ्रूण मिलता है, परंतु यह आवर्त बीजियों तथा अनवर्त बीजियों में बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। फिर देखिए इसके निम्नलिखित बहुत से प्रकार होते हैं। देखिए बहुभ्रूणता निम्नलिखित प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है लगभग। देखिए सरल बहुभ्रूणता, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति से बने बहुभ्रूणता सरल बहुभ्रूणता कहलाती है, जैसे सरसों में। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मिश्रित बहुभ्रूणता, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के निषेचन के कारण हुई बहुभ्रूणता मिश्रित या बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, इसके लिए एलियम लिख लीजिए एग्जाम्पल। क्या लिख लेंगे? एलियम। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा इसका प्रकार। ठीक है, प्रकार चाहे डाल सकते हैं यहाँ पहला दूसरा। ठीक है, यहाँ पर डाल दिए, पहला डाल दीजिए यहाँ पर और दूसरा डाल दीजिए, चाहे एग्जाम में डाल देना। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा, देखिए तीसरा डाल दीजिए यहाँ पर। विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है? यूगनज अथवा भ्रूणी कोशिकाओं के दो या अधिक भागों, ठीक है, भागों बट जाने व प्रत्येक भाग के पूर्ण भ्रूण के रूप में विकसित हो जाने से उत्पन्न स्थिति विदलन या बहुभ्रूणता कहलाती है, जैसे कुमुदिनी। ठीक है, जैसे कुमुदिनी। यहाँ पर कठिन, यहाँ पर देखिए यूगनज अथवा भ्रूणी कोशिकाओं के दो या अधिक भागों यानी कि दो या अधिक भागों बट जाने व प्रत्येक भाग के पूर्ण भ्रूण के रूप में विकसित हो जाने से उत्पन्न स्थिति विदलन या बहुभ्रूणता कहलाती है, जैसे कुमुदिनी। ठीक है, फिर लिखिए अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है? कभी कभी भ्रूण कोश के बाहर स्थित कुछ द्विगुणित कोशिकाएं बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, क्या कर देती हैं? बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, जैसे नींबू संतरा। क्या कहते हैं? जैसे नींबू संतरा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिए यहाँ पर, थ्योरेटिकल में पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब इतना टाइम कहाँ है आपको समझाने की। ठीक, जल्दी से पढ़ लीजिए। फिर देखिए मासिक चक्र 100% इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का विवरण दीजिए। देखिए मासिक चक्र क्या होता है? मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है। क्या होती है? 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे हम आवर्त या मासिक चक्र या त्रुटि स्त्राव कहते हैं। आए तो यही आपको लिखना है। ठीक है, प्रत्येक मादा चक्र में 12 से 13 वर्ष की आयु। ठीक है, 12 यानी कि प्रत्येक मादा चक्र में 12 से 13 वर्ष की आयु, 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, ठीक है, 45 से 55 वर्ष तक खत्म हो जाता है। ठीक है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्षम हो जाती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइलिंग हार्मोन क्या होता है? एलएच तथा पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH, ठीक है, ग्राफियन पट्टिकाओं, ठीक है, पट्टिकाओं की वृद्धि अंडाजनन तथा एस्ट्रोजन के स्त्रवण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, गेनोडोट्रोपिन यानी कि FSH का स्त्रवण, ठीक है, स्त्रवण पुटिकीय अवस्था में क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है यहाँ पर। ठीक है, पुटिकीय परिपक्वन के लिए विशेष रूप से FSH उत्तरदायी होता है। ठीक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पर मासिक चक्र सबसे ज़्यादा पूछा था? मासिक चक्र क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना। मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। मादाओं में जो अंडाणु क्या होता है? 28 दिन के चक्र में होता है, जिसमें हम आवर्त या मासिक चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत परिभाषा इंपॉर्टेंट 2 नंबर की पूछी जाती है यहाँ पर। ठीक है, स्त्राव कहते हैं। प्रत्येक मादा में चक्र में 12 से 13 वर्ष की आयु में से प्रारंभ होकर 45 से 55 की तक खत्म हो जाता है। ठीक है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। यही है भाई, यहाँ पर पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास कौन सा यहाँ पर था? ठीक है, 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए क्या होता है यहाँ पर 7वां, इसको सही से कर लेते हैं। देखिए यौवनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। देखिए यौवनारंभ क्या है? देखिए प्रजनन पूर्व काल अर्थात बाल्यावस्था की समाप्ति पर जन्म प्रवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ यानी कि यौवनारंभ से होता है। क्या होता है? यौवनारंभ से होता है। ठीक है, ठीक है, यौवनारंभ जीवन की वह अवधि है। क्या है? वह अवधि है जिसमें शारीरिक वृद्धि व विकास मंद पड़ जाता है। क्या शारीरिक वृद्धि व क्या होता है? विकास मंद पड़ जाता है, क्योंकि शरीर की अधिकांश ऊर्जा व संसाधनों का प्रयोग लैंगिक अंगों की वृद्धि व विकास में
होता है। क्या होता है? विकास में होता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग कार्यशील होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में क्या हो जाता है? लैंगिक अंग कार्यशील होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इस स्थिति में पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। पुरुषों में क्या हो जाता है? शुक्राणु और स्त्रियों में क्या? अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। नर मानव बालक में यौवनारंभ 13 से, यानी कि नर बालक के बर को नर तो मालूम होगा आपको, क्या छोड़े। देखिए नर यौवनारंभ 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। बालक में क्या होता है? 13 वर्ष से 16 वर्ष में। ठीक है। वृषण में स्त्रीवित, ठीक है, एस्टेरोस्टेरोन प्रमुखता टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन का यौवनारंभ प्रेरित होता है। ठीक है। क्या होता है? प्रेरित होता है। इसके फलस्वरूप बालकों में निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। बालकों में क्या हो जाते हैं? निम्नलिखित लक्षण विकसित होने लगते हैं। देखिए क्या क्या लक्षण है यहाँ पर, देख लीजिए, इसको हम नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, पुरुष की आवाज़ भारी हो जाती है, देखा आपने। ठीक है। पुरुष की दाढ़ी मूंछें निकल जाती हैं, सब मालूम है आपको, क्या समझना है। शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बालिकाओं में यौवनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। बालिकाओं में क्या होता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। देखिए एस्ट्रोजन तथा यह क्या होता है? हार्मोन होता है। एफ हार्मोन यौवनावस्था को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? यौवनावस्था से प्रेरित करते हैं। ठीक है। बालिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? आर्तव चक्र का प्रारंभ। ठीक है। श्रोणी मेखला का श्रोणी मेखला का फैलकर चौड़ी होना यहाँ पर। ठीक है। श्रोणी मेखला का फैलकर चौड़ी होना। इनकी शिवर, ठीक है, शिवर तीव्र एवं मधुर होना, आप जानते हैं यहाँ पर सब। ठीक है। उसमें समझाना नहीं है, पर शिवर तीव्र एवं मधुर होना यहाँ पर। ठीक है। आप समझ जानते हैं, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है। इसमें नहीं समझाना यहाँ पर कुछ। ठीक है। हमारे पास कितने क्वेश्चन हमारे पास हो गए? यहाँ पर 7 हो गए। 7 क्वेश्चन को तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। हमने बार बार आने वाले लिए हैं, ध्यान उठाएं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है। इस सबको आज कर लेना, रट लेना क्वेश्चन, इसी में से आपके फंसेंगे, टकराएंगे पेपर में। ठीक है। इसमें क्या बायोलॉजी आपको सिर्फ पढ़ लेना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए चल जाता है बायोलॉजी में। ठीक है। मैथ में लेकिन बट नहीं चलता यहाँ पर। ठीक है। इसमें चल जाता है सब कुछ। ठीक है। इसको कर लीजिए आप।